हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप एनसीईआरटी की इंग्लिश और सामाजिक पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम करेंगे 6th क्लास की भूगोल पृथ्वी हमारा आवास का सेकंड लेसन, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। पृथ्वी के बारे में हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि ये गेंद की तरह गोल होती है और दोनों ध्रुवों पर चपटी होती है। पृथ्वी आकार में बहुत बड़ी है। इसके वास्तविक रूप में इसे समझना बहुत मुश्किल है। इसको समझने के लिए इसका छोटा रूप बना दिया गया है जिसे ग्लोब कहते हैं। यानी कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है जो मनुष्य ने बनाया है। यह बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही बनाया गया है और पृथ्वी को समझने के लिए बनाया है। इसलिए हम इसे असली पृथ्वी तो नहीं कहेंगे, लेकिन पृथ्वी का रूप कहेंगे। ग्लोब अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ ग्लोब बहुत बड़े बड़े होते हैं और कुछ ग्लोब छोटे होते हैं। जो बड़े ग्लोब होते हैं वो एक ही स्थान पर टिके रहते हैं, क्यों उन्हें इधर उधर ले जाना मुश्किल होता है। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। जबकि जो छोटे ग्लोब होते हैं उन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। कुछ ग्लोब पॉकेट ग्लोब भी होते हैं, यानी कि उन्हें मोड़कर जेब में डाला जा सकता है और जब जरूरत पड़े तो उसको हवा भर दी जाती है और हवा भरकर जब वह फूल जाता है तो उसे कम लिया जाता है या उस पर किसी स्थिति का पता लगाया जाता है। ऐसे ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत आसान होता है, जबकि बड़े ग्लोब को ले जाना बहुत मुश्किल होता है। ये ग्लोब एक गेंद की तरह गोलाकार होते हैं जिन्हें एक सांचे में फिट कर दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसके दोनों ध्रुवों पर सुई होती है लगी हुई जो इसको पकड़े हुए होती है। ऊपर वाली सुई उत्तरी ध्रुव कहलाती है और नीचे वाली सुई दक्षिणी ध्रुव कहलाती है। इस तरह से इस बॉल को घुमाना बहुत आसान हो जाता है। इसको किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसलिए जब ग्लोब के ऊपर पृथ्वी की किसी स्थिति को समझा जाता है, इसलिए इसे पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। इस ग्लोब में देखकर आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई होती है। यह बिल्कुल सीधी नहीं होती है। इसका झुकाव एक तरफ होता है। लेकिन आप ये बात जरूर याद रखें कि ऐसी कोई सुई पृथ्वी के ऊपर असलियत में नहीं है। ये तो समझने के लिए एक मॉडल बनाया गया है। जैसा कि इस चित्र में जो नीला नीला रंग दिखाई देता है ये समुद्र है और जो हरा रंग दिखाई देता है वो रहने का स्थान है जिसे स्थल मंडल कहते हैं और जल को जलमंडल कहते हैं। इस ग्लोब को देखकर पता चलता है कि पृथ्वी का 1/3 हिस्सा स्थल मंडल है। हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था कि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जल से ढका हुआ है। इसलिए जब पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमें ये नीले रंग की दिखाई देते हैं। जल की मात्रा अधिक होने के कारण ये हमें नीले रंग की दिखाई देती है। इस ग्लोब के ऊपर जो बीच का मोटाई वाला हिस्सा है, यानी कि दोनों ध्रुवों के बीच जो मोटाई वाला हिस्सा है, उस पर एक रेखा लगा दी जाती है, लाइन लगा दी जाती है। इस लाइन को विषुवत वृत्त कहते हैं। जैसे खरबूजे को बीच में से काट दिया जाता है तो उसके 2 हिस्से कर दिए जाते हैं, तो इस पृथ्वी के 2 हिस्से करने के लिए ये लाइन लगाई गई है। ये लाइन बिल्कुल सीधी लगाई गई है ताकि बराबर मात्रा में पृथ्वी के 2 हिस्से हो जाएं। और इसके ऊपर वाला हिस्सा जो उत्तरी ध्रुव की तरफ है वो उत्तरी भाग कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों गोलार्ध बराबर मात्रा में है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो विषुवत वृत्त रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये रेखा भी काल्पनिक रेखा है। वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं है। ये चीजें पृथ्वी को समझने के लिए इसके लघु रूप पर लगाई गई हैं। और दोनों ध्रुवों पर विषुवत वृत्त रेखा से समांतर रेखाएं भी लगाई गई हैं, जैसा चित्र में आप देख रहे हैं। ये रेखाएं बराबर की दूरी पर लगाई गई हैं, यानी इनकी दूरी कम या ज्यादा नहीं है, सभी की दूरी एक समान है। विषुवत वृत्त रेखा का जो अंश है वो 0 होता है
यानी यह रेखा 0 अंश पर रखी गई है। विषुवत वृत्त रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद जो दूसरी रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई इससे कम होती जाती है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो उनकी लंबाई और ज्यादा कम होती जाती है। और अगर विषुवत वृत्त रेखा के बीच में से आधा कर दिया जाए और उस पर एक पॉइंट लगाया जाए, यानी कि मान लीजिए ए लिखा जाता है, तो उस ए पॉइंट को अगर उत्तरी ध्रुव से मिलाएंगे तो यह बिल्कुल समकोण हो जाता है, 90 डिग्री का कोण बन जाता है। और इस ए पॉइंट को अगर दक्षिणी ध्रुव से मिलाएंगे तो यह लंबाई में ग्लोब का 2 हिस्से हो जाते हैं, 2 भाग हो जाते हैं। जैसे हमने विषुवत वृत्त लाइन लगाकर पृथ्वी के चौड़ाई में 2 भाग किए थे, इसी तरह अब लंबाई में 2 भाग हो जाते हैं। विषुवत रेखा के समांतर दोनों ध्रुवों की तरफ जो लाइनें लगाई गई हैं, ये लाइनें अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ पर हमें ये याद रखना चाहिए कि ये लाइनें एक दूसरे से मिलती नहीं हैं। ये हर जगह पर एक दूसरे के समांतर ही रहती हैं, और इनकी दूरी विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इनकी लंबाई घटती जाती है। विषुवत वृत्त रेखा पृथ्वी के बीच की लाइन है, बीच की रेखा है, इसलिए जो इसके ऊपर वाली अक्षांश रेखाएं हैं उन्हें उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, और जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ रेखाएं हैं उन्हें दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इसलिए जब हम ये रेखाएं लगाते हैं तो इनके साथ उत्तरी और दक्षिणी लिखना जरूरी हो जाता है, ताकि हमें पता लग जाए कि ये ऊपर के हिस्से में है या ये नीचे के हिस्से में है। उत्तरी और दक्षिणी को उ और द से दिखाया जाता है। विषुवत वृत्त रेखा के ठीक ऊपर वाली रेखा जो उत्तरी अक्षांश की तरफ है वो कर्क रेखा कहलाती है। जैसा कि पहले बताया गया है, अगर विषुवत रेखा के 2 हिस्से कर दिए जाए, बीच में से आधा कर दिया जाए, तो वहां पर 23.5 डिग्री का कोण बनाकर ये कर्क रेखा लगाई जाती है। इसी तरह 23.5 डिग्री का कोण बनाकर दक्षिणी अक्षांश की तरफ रेखा लगाई जाती है, जो मकर रेखा कहलाती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो ये ग्रीन हिस्सा दिखाया गया है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। ये सबसे ज्यादा गर्म हिस्सा होता है पृथ्वी का। ये वो स्थान होता है जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी सिर के ऊपर पड़ती है, जिसको लंबवत किरणें कहते हैं, कि सीधी किरणें लंबी किरणें पड़ती हैं। इसलिए ये हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म होता है। और दक्षिणी अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, और हमारे भारत में से कर्क रेखा गुजरती है। 7th क्लास में आपने जो उष्ण कटिबंधीय इलाका पढ़ा था वो यही वाला इलाका था, जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी और हर रोज बारिश आती थी और घने जंगल पाए जाते थे, इसलिए इसे उष्ण कटिबंधीय इलाका भी कहते हैं। जैसे जैसे इन रेखाओं से हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो गर्मी कुछ कम होती जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें अब सीधी की बजाय तिरछी पड़ने लगती हैं। जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो कम गर्मी महसूस होती है, इसलिए ये अक्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। शीतोष्ण का अर्थ ठंडा है, शीत सर्दी, इसलिए इसका नाम शीतोष्ण कटिबंध रखा गया है। ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। जब कोई गोलाकार वृत्त होता है तो उसका कोण 360 डिग्री का होता है। विषुवत वृत्त रेखा भी गोलाकार है, इसलिए इसको चारों तरफ का जो कोण है वो 360 डिग्री का होता है। लेकिन अगर दोनों ध्रुवों को आपस में मिलाया जाए तो यह विषुवत वृत्त के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनता है। विषुवत वृत्त रेखा का अंश 0 अंश माना जाता है। अभी तक हम दोनों ध्रुवों के बारे में अच्छी तरह जान चुके हैं, और कर्क और मकर रेखा के बारे में भी जान चुके हैं, और विषुवत वृत्त रेखा के बारे में भी जान चुके हैं। आप कोई गोल चीज लेकर, चाहे वो गेंद है, तो उसके ऊपर ये चीजें बनाने की प्रैक्टिस करें, ये लाइन लगाने की प्रैक्टिस करें, और ये कितने डिग्री का कोण बनाती है ये चीज भी याद करें। दोनों ध्रुवों को जब आपस में मिलाया जाता है तो विषुवत वृत्त रेखा के 2 भाग हो जाते हैं, और यहाँ पर 23.5 डिग्री का कोण बनाकर दोनों तरफ
रेखा जो लगाई गई थी, ऊपर वाली कर्क रेखा थी और नीचे वाली मकर रेखा थी। यहीं पर जब 66.5 डिग्री का कोण बनाते हैं तो ऊपर तरफ उत्तरी ध्रुव वृत्त होता है और नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव वृत्त होता है। उत्तरी ध्रुव से लेकर जो उत्तरी ध्रुव वृत्त तक का स्थान होता है वह अति शीत कटिबंध होता है, उत्तरी शीत कटिबंध कहलाता है। यहाँ पर 12 मास बर्फ जमी हुई होती है। यह सूर्य से बहुत दूर रहता है, इसलिए यह स्थान रहने के योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी नाक के समान पहुँचती है और यह हिस्सा हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है, बर्फ की बहुत मोटी चादर से ढका हुआ रहता है। इसी तरह दक्षिणी शीत कटिबंध भी बर्फ से ढका हुआ रहता है। आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने दोनों ध्रुवों पर ध्रुव वृत्त बनाए हैं। ये विषुवत वृत्त रेखा के मध्य में 66.5 डिग्री का कोण बनाकर दोनों तरफ वृत्त बनाए गए हैं, ऊपर भी और नीचे भी। और इनको ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। आप सभी इस चीज को बोल पर बनाने की प्रैक्टिस करें और याद करें, और ये कितने के कोण पर बनाए जाते हैं ये भी याद रखें। अब हम इस बात पर को समझेंगे कि विषुवत वृत्त रेखा पर ज्यादा गर्मी क्यों होती है, जबकि ध्रुवों पर गर्मी कम महसूस होती है। इसका प्रयोग करने के लिए आप एक टॉर्च लें। आप टॉर्च को दीवार के पास ले जाएं और दीवार के ऊपर सीधी किरणें डालें, यानी कि अपने हाथ को सीधा रखें, टॉर्च को तिरछा ना करें। आप देखेंगे कि जो टॉर्च की प्रकाश की किरणें हैं वो दीवार के ऊपर सीधी पड़ रही हैं, तो वो ज्यादा दूर तक नहीं फैल रही हैं। इसी तरह जब सूर्य की रोशनी एक ही स्थान पर केंद्रित होती है या उसकी प्रकाश की किरणें एक ही स्थान पर केंद्रित होती है तो बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है, और ये किरणें लंबवत किरणें होती है। जब सूर्य ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है तो सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। अब हम दूसरा प्रयोग करते हैं। अपने हाथ में जो टॉर्च है उसको थोड़ा तिरछा करें और दीवार के ऊपर रोशनी डालें। आप देखेंगे कि टॉर्च की किरणें दूर तक फैलकर चली गई हैं। इसी तरह जब सूर्य तिरछा होता है, यानी कि हमारे सिर के ऊपर ना होकर हमारी साइड में होता है, दाएं या बाएं तरफ, तो सूर्य की किरणें बहुत दूर तक फैल जाती हैं। सूर्य की किरणें एक स्थान पर केंद्रित ना होकर काफी दूर तक फैल जाती हैं, इसलिए इनकी गर्मी कम महसूस होती है। इस प्रयोग से आप समझ गए होंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो इतना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है वो इतना गर्म क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सिर के ऊपर पड़ती हैं, जबकि उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध में तिरछी किरणें पड़ती है। इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, जबकि उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त ऐसे स्थान है जहाँ पर सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं जाता है, हमेशा तिरछा ही रहता है। इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पाई जाती है, हमेशा बर्फ ढकी रहती है, इसलिए इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? जब हम उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला देते हैं, ये कह सकते हैं कि जब हम दोनों ध्रुवों को आपस में मिला देते हैं और ये विषुवत वृत्त को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, तब ग्लोब का लंबाई में 2 भाग हो जाते हैं। इस लाइन को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं और इसका मान भी 0 अंश देशांतर माना जाता है। प्रमुख यामोत्तर के पूर्व और पश्चिम में और भी बहुत सारी रेखाएं लगी हुई होती है और ये सभी रेखाएं दोनों ध्रुवों पर आपस में मिल जाती हैं। हम ये कह सकते हैं कि विषुवत वृत्त रेखा पर इनकी जो बीच की दूरी होती है वो ज्यादा होती है, और जैसे जैसे दोनों ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इनके बीच की दूरी कम होती जाती है और ध्रुवों पर जाकर ये रेखाएं आपस में मिल जाती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस तरह से ये देखने में बिल्कुल खरबूजे की तरह दिखाई देता है। इन रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनके बीच की दूरी विषुवत वृत्त रेखा पर अंशों में मापी जाती है और एक अंश को 1 मिनट कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि
जब हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था कि विषुवत वृत्त रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा होती है और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो बाकी की रेखाओं की लंबाई घटती जाती है, लेकिन देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान रहती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई एक बराबर होती है। और जब ग्लोब के ऊपर ये दोनों तरह की रेखाएं बना दी जाती हैं, यानी ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं भी लगा दी जाती हैं और देशांतर रेखाएं भी लगा दी जाती हैं, तो ये ग्लोब एक ग्रिड के जैसा दिखाई देता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और ये ग्रिड बनाकर पृथ्वी के किसी भी हिस्से को समझना आसान हो जाता है, क्योंकि वास्तविक पृथ्वी पर तो वो हिस्सा बहुत बड़ा होता है और ग्लोब पर हम वो हिस्सा बिल्कुल छोटा सा दिखाकर समझ सकते हैं। जैसे दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, तो इस छोटे से ग्लोब के ऊपर हम इस दिल्ली को एक बिंदी के रूप में दिखा सकते हैं। इस तरह से जो असली चीज पृथ्वी के ऊपर कई मील बड़ी होती है, वो ग्लोब के ऊपर एक बिंदी के रूप में होती है, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी होती है और हमारा ग्लोब बिल्कुल छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। और किसी भी स्थिति को जानने के लिए, किसी भी अक्षेत्र की स्थिति को जानने के लिए ग्लोब के ऊपर लंबाई में भी और चौड़ाई में भी बीच वाली रेखा मुख्य रेखा मान ली जाती है। लंबाई वाली मुख्य रेखा को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं और चौड़ाई वाली मुख्य रेखा को विषुवत वृत्त रेखा कहते हैं। इन दोनों का अंश 0 डिग्री अंश मान लिया जाता है और ये सभी रेखाएं ग्लोब के ऊपर एक वृत्त बनाती हैं, चारों तरफ से एक गोलाकार वृत्त बनाती हैं और किसी वृत्त का कोण 360 डिग्री का होता है, इसलिए इसे 360 डिग्री के हिसाब से नापा जाता है। विषुवत वृत्त रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 30 अंश होती है और एक अंश 1 मिनट के बराबर होता है। जब ग्लोब के ऊपर ये ग्रिड बनाया जाता है तो सभी रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जैसा कि चित्र 2.8 में दिखाया गया है। ऐसा विषुवत वृत्त के आसपास होता है। सभी देशों ने मिलकर ये निर्णय लिया था कि प्रमुख यामोत्तर कहाँ पर बनाई जाए। ये रेखा ग्रीनिच में बनाई गई है, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है। यहीं से पूरे संसार का समय नापा जाता है। प्रमुख यामोत्तर से हम जैसे जैसे पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय आगे बढ़ता हुआ माना जाता है और प्रमुख यामोत्तर से जैसे हम पश्चिम की तरफ देखते हैं तो वो घटता हुआ समय माना जाता है। यानी कि प्रमुख यामोत्तर का समय रात के 12 बजे माना गया है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है, इसलिए वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे रहेगा और जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच के समय से पीछे माना जाएगा। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री कोण पर घूम रही है, एक चक्कर पूरा कर रही है। वह 1 घंटे में 15 अंश पर चलती है और 4 मिनट में 1 अंश पर चल रही है। इसलिए जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 अंश पूर्व में 60 मिनट का समय होगा, यानी कि 1 बजा होगा। ये कह सकते हैं कि वो ग्रीनिच के समय से 1 घंटा ज्यादा होगा। ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे है तो उससे 1 घंटा आगे दोपहर का 1 बजा होगा। इसी तरह पश्चिम में 1 घंटा पीछे होगा। यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो वहाँ पर दोपहर के 11 बजे होंगे, जिसको हम सुबह के 11 बजे कहेंगे। इसी तरह से जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर आधी रात होगी या रात के 12 बजे होंगे। किसी भी स्थान पर जब दोपहर के समय सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है तो हर स्थान पर वह समय दिन के 12 बजे माना जाता है। ये समय उस स्थान का स्थानीय मान कहलाता है। इसलिए अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय मान में अंतर होता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, इसलिए इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। आप किसी बॉल के ऊपर देशांतर रेखाएं बनाकर समय जानना सीखें।
भारत की जो प्रमुख यामोत्तर रेखा है उससे हम जब पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय ज्यादा होता जाता है, और जब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो वो यामोत्तर के समय से कम होता जाता है। इस तरह से हम ग्लोब के ऊपर अक्षांश रेखाएं बनाकर और देशांतर रेखाएं बनाकर किसी भी स्थान की स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और किसी भी स्थान का समय हम जान सकते हैं। यहाँ पर हमें ये याद रख लेना चाहिए क्योंकि ग्लोब मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक छोटा लघु रूप है, और इसके ऊपर जो रेखाएं लगाई गई हैं वो किसी समय को जानने के लिए या किसी स्थान को जानने के लिए ये रेखाएं लगाई गई हैं। वास्तव में पृथ्वी के ऊपर ऐसी कोई रेखा नहीं है, और पृथ्वी बहुत बड़ी है। इतने बड़ी पृथ्वी को इस छोटे मॉडल के द्वारा, ग्लोब के द्वारा आसानी से समझा जाता है। आप बॉल के ऊपर ऐसी रेखाएं लगाने की प्रैक्टिस करें और किसी भी स्थान की स्थिति को जानने की प्रैक्टिस करें और किसी भी स्थान के समय को जानने की प्रैक्टिस करें। यहीं पर हमारा ये लेसन पूरा हो जाता है। अगर आपको लेसन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। ऑल द बेस्ट।